ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का अभूतपूर्व नमूना, जिसे बनवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, जिनको मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से जैनाबाद उद्यान में दफनाया गया। 6 महीने बाद उनके शव को आगरा लाया गया और ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में रखा गया। ताजमहल मुमताज़ महल और शाहजहां दोनों का मकबरा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का तो यही मानना है। यूनेस्को की वेबसाइट भी यही बताती है। फिर आज हम इन बेसिक बातों को फिर से रिकॉल क्यों कर रहे हैं? वैसे तो समय समय पर ताजमहल को लेकर विवाद होते रहते हैं, लेकिन अभी का कारण है एक फिल्म जिसका ट्रेलर आ चुका है। परेश रावल की अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी के एक पोस्टर में दावा किया गया था कि ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। हालांकि बाद में इस पोस्टर को हटा लिया गया और इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन फिर जब फिल्म का ट्रेलर आया तो उसमें ताजमहल को एक मंदिर कहकर संबोधित किया गया, जिससे ये विवाद और बढ़ गया। तो असली कहानी क्या है? क्या ताजमहल का शिव मंदिर से कोई कनेक्शन है? ताजमहल के नीचे उन 22 कथित कमरों में क्या है जिनके आधार पर कुछ लोग इसे मंदिर बताते हैं? ये भी जानेंगे कि आखिर ये मंदिर वाली थ्योरी आई कहाँ से और इसके पक्ष विपक्ष में दावे क्या हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सुमन और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस पूरे विवाद की जड़ में है एक थ्योरी जिसे ताजमहल थ्योरी या तेजो महालय थ्योरी कहते हैं। ये आई कहाँ से? 2017 में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य विनय कटियार ने एक बयान दिया और यहीं से ये थ्योरी सुर्खियों में आ गई। उन्होंने कहा कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय था और जिसे मूल रूप से एक हिंदू राजा ने बनवाया था। लेकिन ये उनकी अपनी समझ नहीं थी। ये थ्योरी आई थी 1989 में PN ओक की लिखी एक किताब से, द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल। ओक ने अपनी थ्योरी को सही साबित करने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई। PN ओक ने इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री की स्थापना की थी, यानी कि भारतीय इतिहास को फिर से लिखने वाली संस्था। इनका मानना था कि भारत में मुसलमान शासकों से जुड़ी कई इमारतें असल में हिंदू मंदिर हैं। अपनी इसी थ्योरी को साबित करने के लिए ओक ने कई किताबें लिखी। 1967 में लिखी एक किताब में उन्होंने दावा किया कि लखनऊ के इमाम बाड़े हिंदू महल हैं। एक दूसरी किताब में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि दिल्ली का लाल किला असल में हिंदू लाल कोट है। 1989 में उन्होंने ताजमहल के ऊपर किताब लिखी। इसी किताब को आधार बनाकर ताजमहल को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। कौन कौन से दावे किए थे इस किताब में? ओक ने दावा किया कि शाहजहां का ताजमहल असल में भगवान शिव का मंदिर था, जो राजा परमर्दी देव ने 4वीं सदी में एक महल के रूप में बनवाया था। इसका आधार क्या था? ओक ने कहा कि ताजमहल शब्द असल में तेजो महालय का गलत उच्चारण है। उनका मानना था कि तेजो महालय को मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय 12वीं सदी के अंत में नष्ट कर दिया गया था और बाद में ये जयपुर के शासकों के पास चला गया। बाद में शाहजहां ने इसे अपने कब्जे में लेकर मकबरे में बदल दिया और इसका नाम ताजमहल रख दिया। ओक ने इस दावे का आधार बनाया शाहजहां की दरबारी किताब बादशाहनामा को। उनका मानना है कि इस किताब में ताजमहल को मंजिले राजा मानसिंह कहा गया, यानी जयपुर के राजा मानसिंह का महल। बादशाहनामा के साथ ओक ने बाबर की जीवनी बाबरनामा जैसी कई किताबों को भी आधार बनाया। बादशाहनामा फारसी में लिखी गई है और उसके अनुवाद पर ढेर सारे विवाद हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि बादशाहनामा के कुछ हिस्सों का गलत अनुवाद हुआ है या उसको जबरन किसी मंदिर या महल से जोड़ा जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस मामले में बाबरनामा का रेफरेंस देते हैं, जिसमें लिखा है कि जिस जमीन पर ताजमहल बना है वो पहले जयपुर के शाही परिवार के नियंत्रण में थी। इतिहासकार राणा शफवी इस मसले पर BBC को बताते हैं, ताजमहल बनने से पहले उस जगह पर राजा जय सिंह की एक हवेली थी। शाहजहां ने वो हवेली उनसे आधिकारिक रूप से खरीदी थी। इस बारे में एक शाही फरमान जारी किया गया था जो आज भी मौजूद है। सफवी का कहना है कि WE बेगले और J देसाई की लिखी किताब ताजमहल द इल्यूमाइन टॉम में इन सभी दस्तावेजों का संकलन है। ऐसी किताबों से समझ आता है कि ताजमहल के निर्माण की प्रक्रिया कितनी विस्तार से दर्ज की गई थी। सफवी इन्हीं अनुवादों का उपयोग करके ये दिखाती हैं कि ताजमहल उस ज़मीन पर बना जहां पहले राजा जय सिंह की हवेली थी और उस ज़मीन पर किसी धार्मिक इमारत का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ओक ने आगे अपनी थ्योरी में दावा किया कि ताजमहल की रचना में हिंदू आर्किटेक्चर के प्रतीक हैं।
जैसे कमल, त्रिशूल, ओम, कलश और गायशाला। उन्होंने लिखा कि ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे, बेसमेंट, कारखाने, गौशाला और घाट हैं, और ये सब मकबरा नहीं बल्कि राजमहल या मंदिर की संरचना में होते हैं। ये ओक के दावे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार हरबंस मुखिया ने इस मामले में 2017 में बीबीसी से बात करते हुए कहा, आर्किटेक्चर हमेशा विकसित होती है और विभिन्न संस्कृतियों से प्रभावित होकर उसको अपने अंदर समाहित करती है। मुगल वास्तुकला भी इससे अलग नहीं है। कलश हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, लेकिन आप इसे मुगल इमारतों में भी देख सकते हैं। ताजमहल भी इन्हीं में शामिल है। इसी तरह पत्तियों और फूलों की आकृतियां भी कई मुगल स्मारकों में दर्शाई गई हैं। ओक के कई और दावे भी थे, जैसे शाहजहां और औरंगजेब के किसी भी समकालीन रिकॉर्ड में ताजमहल शब्द नहीं मिलता। ओक का दावा था कि बाबरनामा और तैमूर लंग की कथाओं में भी तेजो महालय जैसे भवन का उल्लेख बताया गया है। हालांकि वो यहीं नहीं रुकते, वो तो ये तक दावा करते हैं कि मुमताज का असली शव ताजमहल में दफन ही नहीं है। ओक का दावा है कि कब्रें नकली हैं और इसको बनवाने का मकसद था मंदिर पर कब्जा करना। दरअसल ये नकली कब्र वाली बात कोई रहस्य नहीं है। ASI, यूनेस्को और ताजमहल की गाइड बुक में इस बात को स्पष्ट लिखा गया है कि पर्यटकों को जो दिखाया जाता है वो मुमताज और शाहजहां का सीनोटैफ है, यानी कि एक सजावटी या प्रतीकात्मक कब्र। ये भी स्पष्ट बताया गया है कि असली कब्र नीचे वाले मकबरे के कक्ष में स्थित है। इस तरह की प्रथा शाही मुगल मकबरों में अपनाई जाती थी। ओक ने अपनी किताब के जरिए ASI और सरकार से मांग की थी कि बंद कमरों को खोला जाए और कार्बन 14 डेटिंग से भवन की उम्र साबित की जाए। उन्होंने इन दावों को सिर्फ अपनी किताबों में ही नहीं दोहराया, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये दावे पेश किए। 14 जुलाई 2000 को न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से ट्रिब्यून इंडिया ने लिखा, एक स्वयंभू इतिहासकार की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रम से भरा हुआ बताया है और खारिज कर दिया है। इस याचिका में 7 अजूबों में से एक ताजमहल के इतिहास को दोबारा लिखने की मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस SP भरूचा और जस्टिस रूमपाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की, किसी को अपने दिमाग में कोई सनक सवार है, इसलिए ये याचिका दायर की गई है। ट्रिब्यून इंडिया ने आगे लिखा, स्वयंभू इतिहासकार PNO का दावा था कि ये विश्व धरोहर स्मारक तेजो महालय है, जिसे आमतौर पर ताजमहल कहा जाता है। ओक ने ताजमहल वाली अपनी किताब में कहा कि लगभग सभी मुगल स्मारक जैसे लाल किला, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद पहले हिंदू भवन थे जिन पर मुसलमानों ने कब्जा किया। उन्होंने ASI और सरकार पर झूठा इतिहास फैलाने और विदेशी पर्यटकों को धोखा देने का आरोप लगाया। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने PNO को फटकार लगाई, लेकिन यहाँ से इन दावों को एक सिरा मिल गया। इस किताब को आधार बनाकर कई बार इस तरह के दावे पेश किए गए। अप्रैल 2015 में आगरा की एक जिला अदालत में 6 वकीलों ने एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया था कि ताजमहल असल में भगवान शिव का मंदिर है और हिंदू भक्तों को परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पहले तो ASI ने स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, ये कहते हुए कि अदालत इस मामले को सुनने और तय करने के लिए सक्षम नहीं है। ASI ने याचिकाकर्ताओं की लोकस स्टैंडी यानी मुकदमा दायर करने के अधिकार को भी चुनौती दी और कहा कि ताज एक इस्लामी संरचना है, जबकि याचिकाकर्ता अन्य धर्मों से संबंध रखते हैं और वहां कभी किसी हिंदू पूजा अर्चना का प्रावधान नहीं रहा है। ASI की ओर से एक हलफनामा भी दाखिल किया गया। इसमें क्या लिखा था? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ASI ने अपने हलफनामे में कहा, ऐतिहासिक रूप से और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल नामक प्राचीन स्मारक ही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे सरकार ने राष्ट्रीय महत्व दिया है और जिसे विश्व स्तर पर 7वें अजूबे के रूप में मान्यता प्राप्त है। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक के अभिलेखों के अनुसार 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचना द्वारा ताजमहल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। ASI ने स्पष्ट रूप से कहा कि ताजमहल में न तो कोई मंदिर मौजूद है और न ही कोई शिवलिंग। हलफनामे में आगे लिखा गया, इस बात का विशेष रूप से खंडन किया जाता है कि तेजो महालय मंदिर नामक कोई इमारत कभी उस स्थान पर थी। ये पूरी तरह से भ्रामक और गलत व्याख्या है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ASI ने कहा कि मुकदमे में जिस संपत्ति की बात की जा रही है वो किसी कब्जे से नहीं बल्कि राजा जय सिंह से विनिमय यानी एक्सचेंज में प्राप्त की गई थी। यहाँ बाबरनामा का वो दावा जिसमें ये कहा गया कि ताजमहल वाली संपत्ति जय सिंह की थी, पहले ASI ने यह स्वीकार किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये कब्जाया नहीं गया था बल्कि विनिमय से लिया गया था।
एएसआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के तर्क का कोई आधार नहीं है, न ही उनके पास कोई प्रमाण है, ये सिर्फ उनकी कल्पना की उपज है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से ये मांग की थी कि ताजमहल के नीचे कथित सभी कब्रों को हटा दिया जाए और मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने से रोका जाए। दिलचस्प बात यह है कि इन वकीलों ने अपनी याचिका में भगवान अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान को मुख्य वादी बनाया था, यानी कि वो भगवान जिनकी मूर्ति तेजो महालय में होने का दावा किया जाता है। हरिशंकर जैन नाम के याचिकाकर्ता ने खुद को उनका अगला मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड बताया था। अपनी याचिका में उन्होंने पीएन ओक की किताब में लिखी बातों को ही दोहराया, जिनको एएसआई ने खारिज कर दिया। 2015 में ही इस पर भाजपा सरकार की ओर से भी जवाब आया था। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने नवंबर 2015 में लोकसभा में यह स्पष्ट कहा था कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि ताजमहल कभी कोई मंदिर था, लेकिन बात यही नहीं थमी। 2017 में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य विनय कटियार के बयान के बारे में हमने आपको पहले बताया। साल 2022 में भाजपा नेता दिया कुमारी ने भी ताजमहल को लेकर एक बड़ा दावा किया था, जो जयपुर के पुराने शाही परिवार से हैं। उन्होंने कहा था कि जिस जमीन पर ताजमहल बना है वो उनके पूर्वजों की थी। उन्होंने कहा अगर कोर्ट कहे तो वो इसके दस्तावेज दिखाने को तैयार हैं। इस बयान के चंद रोज बाद भाजपा नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की गुजारिश की। बीजेपी नेता ने कहा कि इस कमेटी के जरिए ताजमहल के असली इतिहास का पता किया जाए और उसमें मौजूद कथित 22 बंद कमरों को खोला जाए, ताकि ये देखा जा सके कि उनमें किसी हिंदू देवी देवता की मूर्तियां तो नहीं हैं। 12 मई 2022 को हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने कहा कि ये मांगे न्याय संगत नहीं है। इन मुद्दों को शिक्षाविदों, विद्वानों और इतिहासकारों के बीच बहस के लिए छोड़ देना चाहिए। इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा, पहले आप एमए में दाखिला लें, फिर नेट और जेआरएफ करें। अगर कोई विश्वविद्यालय आपको इस विषय पर रिसर्च करने से मना करे तब हमारे पास आइए। जब याचिकाकर्ता ने जोर दिया कि उन्हें वो कमरे देखने की अनुमति दी जाए तो कोर्ट ने कहा, ऐसे तो आप कल को ये भी कहेंगे कि आपको माननीय जजों के चेंबर में भी जाने की अनुमति चाहिए। लेकिन एएसआई ने भी अपनी ओर से इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की। 12 मई 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनीश सिंह की याचिका खारिज की और 15 मई को एएसआई ने उन कथित कमरों की तस्वीरें जारी कर दी। आगरा एएसआई प्रमुख आरके पटेल ने बताया कि ये तस्वीरें पहले से ही जनवरी 2022 के एएसआई न्यूज़लेटर में वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई थी। यानी कि वो बंद दरवाजों को किसी रहस्यमय कारण से छुपाया नहीं गया था, बल्कि रखरखाव और सुरक्षा कारणों से जनता के लिए बंद रखा गया था। इसके अलावा एएसआई के अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने उन दरवाजों को देखा है और असल में वो किसी तरह के कमरे हैं ही नहीं। ताजमहल के नीचे मौजूद जिन हिस्सों को अक्सर 22 बंद कमरे कहा जाता है, वो वास्तव में कमरे नहीं बल्कि एक लंबी मेहराबदार गलियारा है जिसमें दरवाजे लगाए गए हैं ताकि उस जगह का बेहतर उपयोग किया जा सके। एएसआई ने यह स्पष्ट बताया कि ताजमहल के नीचे रहस्यों से भरे कोई कमरे नहीं हैं। एएसआई के कर्मचारी हर हफ्ते या पखवाड़े में उस जगह की सफाई करते हैं। वहां दीवारों पर कुछ भी लिखा या उकेरा नहीं गया है। इस सवाल के जवाब में एक रिटायर्ड एएसआई अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं, ये हिस्सा पर्यटन के लिहाज से कोई आकर्षण नहीं रखता, इसलिए इसे बंद रखा जाता है ताकि लोगों की अनावश्यक आवाजाही रोकी जा सके। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है जहां रोजाना करीब 1 लाख पर्यटक आते हैं। इसे बंद रखने का कारण सिर्फ सुरक्षा और संरक्षण है, इसके पीछे कोई गुप्त इतिहास नहीं है। 2012 में एएसआई के नॉर्थ रीजनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं, मैंने उन कमरों के अंदर कोई धार्मिक प्रतीक या आकृति नहीं देखी। ऐसे कमरे मुगल काल में बने अन्य स्मारकों जैसे दिल्ली का हुमायूं का मकबरा और सफदरगंज का मकबरा इनमें भी पाए जाते हैं। वो आगे कहते हैं, एएसआई इन कमरों का नियमित रखरखाव करती हैं। दीवारें बिल्कुल साधारण और खाली हैं, इनमें कोई नक्काशी या चिन्ह नहीं है। ये कमरे केवल संरचना के उद्देश्य के लिए हैं, यानी कि ऊंचा चबूतरा बनाने और मुख्य मकबरे व मीनारों का भार समान रूप से बांटने के लिए। आगरा सर्किल के एक एएसआई अधिकारी इस पर कहते हैं, इतने बड़े ढांचे के लिए नींव डालने के बाद आर्च बनाकर प्लेटफॉर्म को उठाया जाता है ताकि पूरा भार समान रूप से फैले। ताजमहल की मजबूती की जांच के लिए समय समय पर सर्वे और निरीक्षण किए जाते हैं, जिनमें बेसमेंट यानी कि उन बंद दरवाजों तक जाया जाता है। ओक की थ्योरी में एक और जो बड़ा सवाल उठाया गया था
कि ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में नहीं बल्कि उससे पहले हुआ। इसको लेकर के मोहम्मद बताते हैं, ताजमहल की वास्तुकला जिस प्रकार की है उससे यह स्पष्ट होता है कि 17वीं सदी से पहले ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता था, क्योंकि उससे पहले तक मुगल आर्किटेक्चर का उतना ही विकास हुआ था। इसमें बनी डबल डोम, इनले वर्क यानी जड़ाऊ नक्काशी और जालियां जैसी तकनीकें उसी काल की अन्य इमारतों से ली गई हैं। 2022 में तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने एक आरटीआई के जरिए एएसआई से यही सब सवाल पूछे। एएसआई पहले ही अपना पक्ष रख चुकी थी, इसलिए उन्होंने छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ताजमहल के तहखाने में किसी हिंदू देवी या देवता की मूर्ति नहीं है और न ही ताजमहल किसी मंदिर की जमीन पर बना है। अभी परेश रावल की जिस फिल्म के कारण ये पूरा विवाद फिर से सुर्खियों में आया है, वो भी पूरी तरह से ओक की तेजो महालय वाली थ्योरी पर केंद्रित प्रतीत होती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, आगरा जिला कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एएसआई और 2015 की बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार खारिज कर चुके हैं। इतिहासकार और लेखक विलियम डेलरिम्पल भी इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो इंडिया टुडे से बात करते हुए बताते हैं, ये मानना कि ताजमहल कभी शिव मंदिर था बिल्कुल हास्यास्पद और दुर्भावना से भरी हुई बेकार बात है, जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। इसे सभी गंभीर इतिहासकारों ने अस्वीकार किया है। उन्होंने आगे कहा, ताजमहल के निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी पूरी तरह से दस्तावेजों में दर्ज और प्रमाणित है। हमें उस जमीन की भी जानकारी है जिस पर ताजमहल बनाया गया है, लेकिन कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि वहाँ कभी कोई शिव मंदिर था। हमारे पास शाहजहां द्वारा निर्माण से जुड़ी सारी पक्की जानकारी मौजूद है, यहाँ तक कि वास्तुकार का नाम तक। डेलरिम्पल ने ओक की थ्योरी को गलत ठहराते हुए कहा, किसी को भी इस बकवास पर यकीन नहीं करना चाहिए जिसे सबसे पहले पीएन ओक ने गढ़ा था, जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि अर्जेंटीना का नाम अर्जुनटीना से पड़ा और सैलिसबरी का मूल नाम शिवपुरी था। ये भारतीय इतिहास की उस अवधि का भद्दा विकृतीकरण है जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी और पक्के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ओक की इस थ्योरी को कल्पनाओं पर आधारित बताते हैं। ताजमहल को लेकर इन तमाम दावों से इतर ये भी जान लेते हैं कि सरकार का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मानना है ताजमहल एक मकबरा है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, उस बिंदु पर जहां नदी एक तेज मोड़ लेकर पूर्व दिशा में बहने लगती है। मूल रूप से जिस जमीन पर आज ताजमहल खड़ा है वो अजमेर के कछवाहा राजाओं की थी। इस जमीन को 4 हवेलियों के बदले में उनसे लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कहना है कि इसकी पुष्टि इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाहनामा और शाही फरमानों में की है। इसके निर्माण के लिए नदी के किनारे कुओं का एक जाल बनाया गया था ताकि इतनी विशाल इमारत को मजबूत नींव मिल सके। राजमिस्त्री, पत्थर तराशने वाले, जड़ाऊ कारीगर, नक्काशीकार, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगर पूरे मुगल साम्राज्य के अलावा मध्य एशिया और ईरान से बुलाए गए थे। भीतर की दीवारों के लिए ईंटें स्थानीय रूप से तैयार की गई, जबकि बाहरी सतह के लिए इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। जराई में इस्तेमाल कीमती पत्थर भारत के दूर दराज क्षेत्रों, श्रीलंका और अफगानिस्तान से मंगवाए गए। अलग अलग रंगों का लाल बलुआ पत्थर आसपास की सिकरी और धौलपुर की खदानों से लिया गया। केंद्र सरकार के अनुसार इस भव्य परिसर को पूरा होने में 17 साल लगे और ये 1648 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। यानी कि ताजमहल को लेकर अधिकांश दावों और सवालों के जवाब आपको सरकार के इस ऑफिशियल स्टैंड में मिल जाते हैं। फिल्म द ताज स्टोरी के मेकर्स ने भी इस मसले को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें ताजमहल के नीचे भगवान शिव की मूर्ति को दिखाया गया था। इसके बाहर आते ही लोगों ने विरोध चालू कर दिया। इसके बाद मेकर्स ने दावा किया कि उनकी फिल्म का किसी धार्मिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने बयान में लिखा, फिल्म द ताज स्टोरी के मेकर्स ये स्पष्ट करते हैं कि ये फिल्म किसी भी धार्मिक मुद्दे से संबंधित नहीं है और न ही ये दावा करती है कि ताजमहल के भीतर कोई शिव मंदिर है। ये फिल्म केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर में परेश रावल के किरदार को ताजमहल को मंदिर कहकर संबोधित करते देखा सुना जा सकता है। इसके अलावा भी ट्रेलर में ओक की थ्योरी को दोहराते देखा जा सकता है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एएसआई और इतिहासकारों की राय हमने आपको बता दी है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम रवि सुमन है। देखते रहिए खबर गाँव।